लगभग 24 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसके बारे में सुनकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी भयावह है वह घटना थी, उससे ज़्यादा उसकी कहानी। इस घटना के होने के बाद पुलिस और प्रशासन का रवैया था कि पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस ने खुद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सबूत मिटाने का काम पुलिस ने खुद ही किया था। बता दें कि कथित तौर पर तब पटना पुलिस ने अपनी पूरी ताकत पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगी थी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि इस केस के प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का साला और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव था। कहा जाता है कि तब साधु यादव खुद ही सरकार हुआ करते थे। इस कारण पुलिस ने पूरी सच्चाई को ही बदल दिया था। हम बात करते हैं शिल्पी जैन और गौतम सिंह। वैसे तो इस केस को सुसाइड के तौर पर दबा दिया गया था, मगर दावों के मुताबिक सच्चाई कुछ और ही थी। तो आखिर क्या थी इस शिल्पी गौतम की पूरी सच्चाई? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं आपके साथ विपिन। जब आप इस केस की पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी में आगे बताने से पहले अगर आपने मेरा चैनल न्यूज़ ईरा को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले इस कहानी के किरदारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। इस घटना के समय शिल्पी जैन की उम्र महज 23 वर्ष थी। शिल्पी पटना के बड़े बिजनेसमैन उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। साल 1999 के आसपास उज्जवल जैन पटना के कमल स्टोर नाम की रेडीमेड कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान चलाया करते थे। शिल्पी जैन बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। पढ़ाई में तेज के साथ साथ शिल्पी दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट थी। इन्होंने घटना के कुछ साल पहले ही मिस पटना का भी खिताब जीता था। घटना के समय शिल्पी पटना विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर क्लास कर रही थी। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार गौतम सिंह भी कोई मामूली इंसान नहीं था। गौतम सिंह के पिता डॉक्टर BN सिंह थे, जो पूरे परिवार के साथ लंदन में रहते थे। समय समय पर यह पटना भी आते रहते थे। डॉक्टर BN सिंह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी में से एक थे। वो जानेंगे आगे, क्योंकि गौतम सिंह के पिता लालू प्रसाद यादव के करीबी थे। इस कारण गौतम सिंह को बिहार की राजनीति को करीब से समझने का पूरा मौका मिलता है और वो लंदन छोड़कर पटना में रहते हुए राजनीति में अपना भविष्य बनाने की कोशिश में लग जाता है। साल 1999 के आसपास लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद होते हैं, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी आ चुकी थी। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में सत्ता चलाने में राबड़ी देवी के भाई यानी लालू प्रसाद के साले साधु यादव काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे थे। उसे दूर के लोग यहाँ तक कहते थे कि कहने को तो साधु यादव महज एक MLC थे, मगर वास्तव में उस समय साधु यादव ही सरकार हुआ करते थे। बड़े से बड़े अधिकारी साधु यादव के आगे पीछे लगे रहते थे, क्योंकि गौतम सिंह तथा लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों की आपसी जान पहचान काफ़ी पुरानी थी। इस कारण गौतम सिंह को राजनीति में जगह बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और बहुत जल्द उसकी पहचान साधु यादव से हो जाती है। साधु यादव का करीबी होने की वजह से गौतम सिंह को तेजी से पार्टी में नई पहचान मिलती रहती है। गौतम सिंह साधु यादव के साथ मिलकर पटना के मशहूर फ्रेजर रोड पटना में सिल्वर ओक नाम का एक रेस्टोरेंट भी शुरू करता है। यानी साधु यादव और गौतम सिंह बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। शिल्पी जैन और गौतम सिंह दोनों ही पटना के थे तथा इन दोनों का संबंध रसूखदार परिवार से था। एक दिन शिल्पी की मुलाकात गौतम से होती है और पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहने लगता है और साथ रहने का भी प्लान लगभग बना लेता है, मगर इन दोनों का यह ख्वाब अधूरा रह जाता है।
क्योंकि 3 जुलाई 1999 की रात शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश गांधी मैदान के थाने के अंतर्गत आने वाले MLA क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैरेज में मौजूद मारुति जैन कार से मिलती है। 2 बार घर से आने वाले लड़के और लड़कियों की मौत की खबर से पूरे पटना में सनसनी मच जाती है। हर कोई जानने को बेचैन हो जाता है कि आखिर इन दोनों की यह हालात किसने की है। जितना मुंह उतनी तरह की बातें सुनने को मिलने लगती है, मगर सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। वैसे तब क्या, आज तक कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या थी, क्योंकि इन दोनों की लाश मिलने के तुरंत बाद पटना पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के इन दोनों की मौत की वजह सुसाइड बता दिया। क्या सच में ऐसा ही था? शायद नहीं, क्योंकि पुलिस की थ्योरी में एक अलग ही चर्चा पटना के फिजाओं में तर रही थी। चर्चा के मुताबिक 2 जुलाई 1999 को रोज की तरह शिल्पी जैन सुबह सुबह अपने कंप्यूटर क्लास जाने के लिए घर से निकलती है। घर से निकलते समय शिल्पी जैन ने एक सफ़ेद रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। घर से निकलने के बाद शिल्पी जैन एक रिक्शे पर बैठती है तथा अपने कंप्यूटर क्लास की ओर निकल जाती है। अभी शिल्पी जैन रिक्शा पर कुछ ही दूर गई थी कि रास्ते में एक लड़का अपनी कार के आगे रुकता है और शिल्पी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। उसे लड़के को देखते ही शिल्पी जैन कहती है कि मैं अपने कंप्यूटर क्लास की ओर जा रही हूँ। जवाब में लड़का कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहे तो मैं तुम्हें इंस्टीट्यूट तक ड्रॉप कर सकता हूँ। सही तौर पर यह लड़का कोई और नहीं बल्कि गौतम सिंह का एक करीबी दोस्त ही था, जिसे शिल्पी जैन भी काफ़ी अच्छे से जानती थी, जो कि लड़का गौतम की जान पहचान का था और पहले भी कई बार शिल्पी से मिल चुका था। इसीलिए शिल्पी रिक्शे वाले से कोई किराया देकर रिक्शे से उतर जाती है और उस लड़के की कार में बैठ जाती है। कार कुछ दूर तक जाने के बाद शिल्पी जैन के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ ही बढ़नी है, मगर कुछ आगे जाकर वह लड़का कार को एक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। कार जब दूसरे रास्ते पर मुड़ते हैं तो शिल्पी जैन लड़के से पूछती है कि इधर तुम कहाँ ले जा रहे हो। तो जवाब में कहता है कि हम अभी फुलवारी शरीफ की तरफ जाएंगे, जहां वाल्मीकि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह रुका है। वह तुमसे मिलना चाहता है। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दें कि फुलवारी शरीफ पटना से ही लगा हुआ एक शहर है। वैसे तो आज फुलवारी शरीफ पूरी तरीके से आबादी से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन साल 90 के आसपास काफ़ी सुनसान इलाका हुआ करता था। गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मुड़ा देख पहले तो शिल्पी जैन घबरा जाती है, मगर जैसे ही सुनती है कि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद है, शिल्पी बड़े आराम से लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि उसे गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद नहीं था। कहीं से इस बात की जानकारी गौतम सिंह को थोड़ी देर बाद लग जाती है कि शिल्पी को एक लड़का कार में बैठाकर फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस ले गया है। गौतम सिंह तुरंत परेशान हो जाता है। सफ़ेद रंग की मारुति जैन कार निकालकर गेस्ट हाउस की तरफ भागता है। गौतम सिंह की परेशानी होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि राजनीतिक में बेहद करीब से जुड़े होने की वजह से गौतम सिंह को अच्छे से मालूम था कि उन दिनों वाल्मीकि गेस्ट हाउस में बड़े बड़े नेताओं का अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। अनहोनी की आशंकाओं से घिरा हुआ गौतम सिंह भागते हुए वाल्मीकि गेस्ट हाउस तक जाता है। यहाँ तो देखता है कि शिल्पी एक कमरे में बंद है और उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं जो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब देखकर गौतम सिंह भागता हुआ अंदर जाता है और वहां मौजूद लोगों को रोकने की कोशिश करता है, मगर वहां मौजूद लोग गौतम सिंह की एक भी नहीं सुनते हैं और उल्टा गौतम सिंह को मारने पीटने में लग जाते हैं। गौतम सिंह को पीटने वाले लोगों में कोई दूसरा नहीं बल्कि लोग जाने पहचाने करीबी लोग ही थे। गौतम उन लोगों से रहम की भीख मांगता है, मगर वो लोग गौतम की एक नहीं सुनते और फिर गौतम की अच्छे से पिटाई करने के बाद शिल्पी जैन के साथ बड़ी बेरहमी से दरिंदगी को अंजाम देते हैं। शिल्पी के साथ दरिंदगी को अंजाम देने के बाद वहाँ मौजूद लोग शिल्पी तथा गौतम की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर इन दोनों की लाश गौतम सिंह की ही गाड़ी में डाल देते हैं। फिर कार रातों रात गांधी मैदान के पास लाकर MLA गंज गैरेज में खड़ी कर दी जाती है। इधर जब शाम तक शिल्पी घर वापस नहीं आती है तो उसके परिवार वाले शिल्पी के दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं।
शिल्पी की खोज में आदमी भी लगाए जाते हैं, मगर कहीं भी शिल्पी का आता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि शाम हो जाती है और शिल्पी घर वापस नहीं आती है। थक हार कर शिल्पी के पिता स्थानीय थाने में जाकर बेटी के गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। कुछ ही समय बाद खबर आती है कि गौतम सिंह भी गायब है। इसके बाद दोनों की तलाश शुरू हो जाती है। इन लोगों की खोज होती रहती है, मगर कहीं से कोई अता पता नहीं चलता है। इस खोजबीन में कई घंटे बीत जाते हैं। तभी अगले दिन यानी कि 3 जुलाई 1999 की रात 9 बजे के आसपास अचानक से पुलिस की एक टीम गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले MLA क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के पास पहुंचती है और गैरेज को खोलती है तो गैरेज के अंदर पुलिस वालों को गौतम सिंह की वही सफ़ेद रंग की मारुति जैन कार मिलती है। कार के अंदर की तलाशी लेने पर पता चलता है कि उसी कार में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश पड़ी है। पुलिस के पहुंचने के कुछ ही देर बाद ही वहां पर लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि साधु यादव को इस बात की जानकारी किसने दी कि पुलिस को गैरेज से कार मिली है, और फिर साधु यादव वहां आकर हंगामा क्यों कर रहे थे। इस राज से भी आज तक पर्दा नहीं उठ पाया कि पुलिस को किसने खबर दी कि गैरेज के अंदर कार है और उस कार में शिल्पी और गौतम सिंह की लाश है। खैर, घर से तो शिल्पी सफ़ेद रंग की कुर्ती पहनकर निकली थी, मगर जब कार में उसकी लाश मिलती है तो एक कपड़े के नाम पर उसके शरीर पर सिर्फ गौतम का टी-शर्ट था, जबकि गौतम बिल्कुल नंगी अवस्था में था। तब इन दोनों की लाश को करीब से देखने वाले लोगों के मुताबिक लाश को देखकर पूरा अंदाजा हो रहा था कि इस दोनों की बड़ी बेरहमी से मारकर हत्या की गई है। शिल्पी के शरीर पर जूते से पिटाई के भी निशान थे। साधु यादव के समर्थकों के हंगामा के बीच पुलिस तुरंत इन दोनों की लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए PMCH पटना भेज देती है। एक कांस्टेबल उसे कार को खुद चलाकर थाने लाता है। इस कारण कार के स्टीयरिंग से अपराधी के फिंगरप्रिंट अहम सबूत मिट जाते हैं। वैसे तो अक्सर पुलिस पर हर काम को काफ़ी धीरे से करने का आरोप लगता है, मगर शिल्पी जैन और गौतम सिंह के मामले में पटना पुलिस की एक अलग ही बेमिसाल तेजी देखने को मिलती है। अभी इन दोनों का पोस्टमार्टम और दूसरा रिपोर्ट आया ही नहीं था कि पुलिस वाले ऐलान कर देते हैं कि इन दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से दम घुटने से हुई है। इधर रात के अंधेरे में ही दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाता है। गौतम सिंह के परिवार वाले अभी लंदन में ही थे। इसके बावजूद बिना उन लोगों की इजाज़त के गौतम सिंह का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में ही पटना पुलिस द्वारा करवा दिया जाता है। अंतिम संस्कार में गौतम सिंह का कोई भी रिलेटिव शामिल नहीं हुआ था। आनन फानन में अगली सुबह शिल्पी जैन का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद PMCH के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उनके मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया जाता है। हालांकि ये संभावना जरूर जताई जाती है कि इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। अब पटना पुलिस भी अपने पिछले बयान से पलटते हुए दावा करती है कि इन दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पटना पुलिस का दावा एक तरफ था, वहीं दूसरी तरफ से लोगों के बीच आम चर्चा यह चल रही थी कि पहले शिल्पी जैन के साथ बर्बरता से किया गया है और फिर इन दोनों की हत्या की गई है। पटना पुलिस के रवैये की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है और विपक्षी पार्टियां भी राबड़ी सरकार को घेरने लगती है। सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि चूंकि इस केस का मास्टरमाइंड किसी और नहीं बल्कि राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को ही बताया जाता है। इस कारण पटना पुलिस और बिहार सरकार साधु यादव को ही बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। बिहार सरकार से मामले की जांच CBI की कराने की मांग की जाने लगती है। पहले तो बिहार सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं देती, मगर जब हंगामा बढ़ता है तो फाइनली बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस घटना के 2 महीने बाद यानी कि सितंबर महीने में मामले की जांच CBI के हवाले कर देती है। इस मामले को अपने हाथ में लेते ही CBI सबसे पहले शिल्पी जैन के वेजाइनल फ्लूइड को जांच करने के लिए हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजती है। इसके अलावा फिर से हर पहलू की जांच CBI द्वारा की जाती है। कुछ समय बाद जब हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब से शिल्पी जैन की रिपोर्ट आती है तो पटना पुलिस के दावे उलटकर एक दूसरे दावा सामने आता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन के साथ एक से अधिक लोगों ने बलात्कार किया था।
क्योंकि वेजाइनल फ्लूइड में एक से अधिक लोगों के सीमन मिले थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सीबीआई इस केस के प्राइम सस्पेक्ट साधु यादव के डीएनए जांच की मांग करती है। डीएनए जांच से बिल्कुल साफ हो सकता था कि शिल्पी जैन के शरीर पर पाए गए सीमेन किसके हैं। साधु यादव से डीएनए जांच के लिए उनका ब्लड सैंपल मांगा जाता है, मगर साधु यादव डीएनए जांच से साफ इनकार कर देता है। कमाल की बात तो ये थी कि सीबीआई इस मामले में आगे कानूनी मदद भी नहीं लेती है। अगर सीबीआई चाहती तो अदालत में जाकर साधु यादव को डीएनए सैंपल देने के लिए मजबूर कर सकती थी, मगर सीबीआई ऐसा कुछ नहीं करती है और फाइनली 2003 में इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है। कोर्ट में सीबीआई द्वारा कहा जाता है कि उसे जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, बल्कि जांच से यह बिल्कुल साफ है कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह ने जहर खाकर ही आत्महत्या की है। मतलब सीबीआई ने 4 साल के बाद वही रिपोर्ट पेश की कथित तौर पर पटना पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले लाश मिलते ही बनाई थी। इसके बाद सवाल उठने लगता है कि अगर इन दोनों ने सुसाइड किया है तो फिर हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन के शरीर पर एक से अधिक व्यक्ति के सीमन के सैंपल मिले हैं, वह कैसे आया। तो सीबीआई की ओर से बेहद ही हैरान करने वाली दलील दी जाती है कि पसीना था। इस पर पहले पुलिस ने और फिर सीबीआई ने इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप दे दिया और इस केस की जांच बंद कर दी। शिल्पी जैन के परिवार वालों ने सीबीआई की इस जांच को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सीबीआई ने दबाव में आकर गलत रिपोर्ट पेश की है, उनकी बेटी की हत्या हुई है। आपने ये बात शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन कुछ दावों के मुताबिक गौतम के पिता बीएन सिंह लालू प्रसाद यादव का काफ़ी करीब रिश्ता था। आरोप तो यहाँ तक लगाए जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव के मशहूर चारा घोटाले का पैसा हवाला के जरिए स्विस बैंक तक पहुँचाने में बीएन सिंह की भूमिका काफ़ी अहम थी। लालू प्रसाद के इतने करीब रहने वाले बीएन सिंह के बेटे जब रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, तब भी उन्होंने एक बार भी न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाई। कम से कम मीडिया में तो ऐसी एक भी रिपोर्ट नहीं मिली जहां से यह बात सामने आई हो कि गौतम के परिवार वालों की ओर से न्याय की मांग की गई हो। वहीं दूसरी तरफ शिल्पी जैन के परिवार वाले लगातार इस केस की फिर से जांच करने की मांग करते रहे। यहाँ तक कि साल 2006 में शिल्पी जैन का भाई प्रशांत जैन इस मामले में फिर से जांच की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करने लगा। अभी वो अपनी तैयारी में लगा ही हुआ था कि अचानक 6 जनवरी 2006 को जब प्रशांत जैन वुड मार्केट स्थित अपने घर में दागने ही वाला था, तभी कुछ लोगों ने घर के दरवाजे से उसका अपहरण कर लिया। हालांकि अपहरण के 2 दिन बाद प्रशांत जैन को अपराधियों ने पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु पर छोड़ दिया और प्रशांत जैन सही सलामत घर वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा कभी भी इस केस के लिए फिर से जांच की मांग नहीं की और इस तरह शिल्पी जैन तथा गौतम सिंह की मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गई और जो भी प्राइम सस्पेक्ट थे सभी आज भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं। भले ही पुलिस और सीबीआई ने इसे एक आत्महत्या का केस कैसे बता दिया, मगर आज तक पुलिस वाले कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अगर इन दोनों ने आत्महत्या ही की थी तो आखिर इन दोनों ने कपड़े उतार कर आत्महत्या क्यों की? अगर इन दोनों ने आत्महत्या की है तो आखिर शिल्पी जैन के शरीर पर जूते के निशान कैसे आए? जब साधु यादव ने अपना डीएनए सैंपल देने से साफ मना कर दिया तो सीबीआई ने आगे कानूनी मदद क्यों नहीं ली? आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि गैरेज के अंदर कार है और कार में 2 लाशें हैं? और फिर यह खबर साधु यादव तक कैसे गई? पुलिस ने पोस्टमार्टम करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की और गौतम सिंह का अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों किया गया? ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस पर ही, बल्कि सीबीआई जांच के दौरान भी यह आरोप लगाया गया कि सीबीआई ने कई अहम सबूत को जानबूझकर नज़रअंदाज किया है। इस तरह के दर्जनों सवाल हैं जिसका जवाब न तो सीबीआई दे पाई है और न ही पटना पुलिस। बिना जवाबों ही यह केस कैसे अदालतों की फाइलों में सुसाइड केस बनकर दबकर रह गया। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।